अमर बिल एपिसोड 73। ये एड्रेस इस घर का है जहां आपकी वालदा आपके वालिद के इंतकाल के बाद रह रही हैं। इनके साथ आपकी एक भांजी भी रहती है, अलीज़े सिकंदर। वो खामोश हो गए और फाइल में मौजूद कागजात को देखते रहे। फिर इन्होंने वो फाइल वापस टेबल पर रख दी और अयाज हैदर को देखने लगे। जिस रात ये वाकया हुआ था, इस रात आपकी ये भांजी अपनी एक दोस्त के साथ किसी कंसर्ट से वापस आ रही थी जब इन चारों लड़कों ने इन दोनों का पीछा किया। आपकी भांजी की दोस्त अपने घर चली गई, लेकिन जब आपकी भांजी घर जा रही थी तो इसका एक बार फिर पीछा किया गया। पुलिस हेडक्वार्टर्स में यक्के बाद दीगरे कई कॉल्स आई। चंद कॉल्स आपकी वालदा ने की, कुछ इस घर से की गई जहां आपकी भांजी छुप गई थी। वो बड़ी रवानी से सब कुछ बताते जा रहे थे। अयाज हैदर को इनकी मालूमात पर कोई हैरत नहीं हुई। पुलिस सिर्फ अब्बास हैदर की वफादार नहीं हो सकती थी। जिस घर में आपकी भांजी छुपी थी, वहां कोई डकैती नहीं हो रही थी। अलबत्ता वो लड़के आपकी भांजी के पीछे जरूर गए थे। अब्बास हैदर के साथ इस दिन उमर जहांगीर भी था और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इसके साथ रहा। उमर जहांगीर को तो जानते हैं ना आप? चीफ मिनिस्टर ने मुस्कुरा कर अजीब से अंदाज में कहा और फिर बात जारी रखी। अब्बास ने इस पूरे इलाके का घेराव कर लिया और इस घर तक भी पहुंच गया। वो लड़के इस वक्त तक फरार हो चुके थे। इसके बाद क्या हुआ, क्या ये बताने की जरूरत है या इतना ही काफी है? ये जरूर याद रखें कि आपकी भांजी की कार इस वक्त भी पुलिस वर्कशॉप में है और इस घर पर इस वक्त भी पुलिस गार्ड लगी हुई है। इन्होंने बड़े महसूस होते हुए अयाज हैदर को देख कर पूछा। अयाज हैदर ने एक गहरा सांस लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब्बास ने आपकी भांजी की वजह से इन चारों को मारा था, या सिर्फ इसलिए कि इन चारों ने आपकी भांजी का पीछा किया था, या फिर इसलिए कि आपकी भांजी इनमें से किसी के साथ इन्वॉल्व थी, खास तौर पर जस्टिस नियाज के बेटे के साथ, क्योंकि इसके अलावा बाकी किसी पर इतना तशद्दुद नहीं किया गया था। आपको यहाँ भुलाने की वजह यही थी कि ये बात आमने सामने हो सके। अब्बास सूरत हाल की संगीनी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। आप यकीनन ऐसा नहीं करेंगे। अब ये आपको तय करना है कि आप अभी भी मुझे सच बताएंगे या फिर वही सब बातें दोहराएंगे जो पहले दोहरा रहे थे। और ये बात जहन में जरूर रखें कि ऐसा करने की सूरत में मैं इंक्वायरी टीम को पूरी अथॉरिटी दे दूंगा और जो कुछ इस वक्त मेरे सामने इस फाइल में पड़ा है वो यकीनन इन तक भी जरूर पहुंच जाएगा। इसके बाद आप और आपकी फैमिली को कैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी फैमिली इस तरह के किसी स्कैंडल को अफोर्ड कर सकेगी। अब्बास हैदर का सोचिए, इसका क्या होगा? उमर जहांगीर वो भी नहीं बच सकेगा। वो सैनिक सियासतदान ब्यूरोक्रेसी के एक मोहरे को फांसने के लिए अपने पत्ते बड़ी होशियारी से खेल रहा था। दूसरी तरफ अय्याज हैदर इसकी बातों को गौर से सुनते हुए सारे हिसाब किताब में मसरूफ थे। जस्टिस नियाज जिस सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह ना भी जानते हो तो ये जरूर आपके इल्म में होगा कि असेंबली के बहुत से मेंबर्स की पुश्तनाही हासिल है इन्हें। इनकी बात ना सुनने पर मुझे असेंबली में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और जस्टिस न्यास का मुतालबा है कि आपके बेटे को मुअत्तल किया जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं किस बुनियाद पर ऐसा करने से इनकार करूं, खास तौर पर यह जानने के बाद कि आपके बेटे ने एक गलत काम किया है। मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया, न अब्बास ने, ना ही उमर जहांगीर ने। आपको मिलने वाली इत्तला ठीक है। इन चारों को एक जहली पुलिस मुकाबले में मारा गया था और ये इसलिए किया गया था क्योंकि अय्याज सैदर ने चीफ मिनिस्टर की बात सुनने के बाद बड़े धीमे और मुस्तहिम लहजे में बात करना शुरू की। चीफ मिनिस्टर खामोशी से इसकी बातें सुनते रहे। अलीजे नानो के साथ लाउंज में ही बैठी हुई थी जब इसे व्हाइट पोर्च में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। शायद शहला आई है, नानो ने इससे कहा। नहीं, ये शहला की गाड़ी की आवाज नहीं है, अलीजा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। इसी वक्त उमर लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अलीजा बेख्तियार खुश हुई। कुछ देर पहले वो बेबसी के जिस एहसास से दुचार थी वो एकदम गायब हो गया था। हेलो। उमर का लहजा बिल्कुल खुशगवार नहीं था, इसके चेहरे पर संजीदगी थी। अच्छा हुआ उमर तुम आ गए। ये अलीजा बहुत परेशान हो रही थी। फोन डेड है और बाहर मौजूद पुलिस गार्ड किसी को अंदर आने नहीं दे रहा, ना ही बाहर जाने दे रहा है। अलीजे मार्केट तक जाना चाहती थी। तुम उसे ले जाओ।
नानो ने उमर को देखते ही कहा, मार्केट तक? किस लिए? उमर ने अलीजे को बड़े गौर से देखते हुए कहा, वो अब इसके करीब सोफे पर बैठ रहा था। वो शैला को फोन करना चाहती है। नानो ने कहा, किस लिए? वो इसे बुलाना चाह रही है यहाँ। ठीक है, मेरा मोबाइल ले लो, इस पर कॉल करो इसे। उमर ने अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, इस पर कॉल कर लो। अलीजे ने इससे मोबाइल ले लिया और उठकर खड़ी हो गई। तुम कहाँ जा रही हो? उमर ने इसे उठते देख कर टोका। अपने कमरे में। मेरे सामने बात करो शहला से। हाँ लीजे, यही फोन कर लो। नानो ने भी मुदाखलत की। अलीजा ने चौंक कर उमर को देखा। इसके चेहरे पर संजीदगी के अलावा और कुछ भी नहीं था। नहीं नानो, मैं यहाँ फोन नहीं कर सकती, इसने लॉन्च से निकलते हुए कहा। ग्रैनी, मैं अभी आता हूँ। अलीजा ने चलते चलते उमर को कहते सुना। वो अब इसकी तरफ आ रहा था। अलीजा कुछ हैरान होकर इसे देखने लगी। वो अब इसके करीब आकर बड़ी नरमी से इसके हाथ से मोबाइल ले रहा था। आओ तुम्हारे कमरे में चले, कुछ बातें करनी है तुमसे। वो कदरे मुहद्दम मगर मुस्तकम आवाज में कह रहा था। मुझे भी आपसे कुछ बातें करनी है, वो इसके साथ चलते हुए बोली। वो दोनों कमरे में आ गए। कमरे का दरवाजा बंद करते ही अलीजा ने उमर से कहा, आपने देखा अब्बास ने इन चारों के साथ क्या किया है? उमर ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय इससे कहा, अलीजे बैठ जाओ और फिर बात करो। वो सोफे पर बैठ गई। अब्बास ने इन चारों को कत्ल कर दिया है, ये कहकर कि वो पुलिस मुकाबले में मारे गए। ये सब झूठ है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, सब कुछ आपके सामने ही तो हुआ था। उमर अब खुद भी दूसरे सोफे पर बैठ गया था और बड़े इत्मीनान से इसे देख रहा था। इसने चारों के साथ वही किया जो अंकल अयाज ने शहबाज के साथ किया। मुझे अब आपकी बात पर यकीन आ गया है, आप तब सच कह रहे थे। वो कहती जा रही थी। उमर ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। आप शहबाज के बारे में कुछ नहीं कर सके, मगर इन चारों के बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप और मैं गवाह हैं, सब कुछ हमारे सामने हुआ था। हम अब्बास को एक गलत काम के लिए सजा दिलवा सकते हैं। वो अब भी बेतासुब चेहरे के साथ इसे देख रहा था। क्या ये जरूरी है कि हर गलत काम करने के बाद अब्बास और अंकल अयाज जैसे लोग बड़ी आसानी से बच जाए? कभी तो इन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं, वो हर काम गलत तरीके से कर रहे हैं। इनके नजदीक इंसानी जिंदगी की अहमियत क्यों नहीं है? इसे बात करते करते महसूस हुआ कि उमर ने अब तक इसकी किसी बात की तायीद नहीं की थी, ना मुंह से ना चेहरे के किसी तासुर से। वो एकदम खामोश होगी। लाशूरी तौर पर वो ये तवक्को कर रही थी कि उमर इसकी हर बात की ना सिर्फ तायीद करेगा बल्कि फौरन इसकी मदद की हामी भी भर लेगा। मगर वो इसके सामने बेतासुर चेहरे के साथ बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। कुछ और भी कहना है तुम्हें, या बस यही सब कुछ कहना था? इसके एकदम खामोश होने पर इसने कहा। इसका लहजा इतना अजीब था कि वो चाहने के बावजूद एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। मेरा नाम क्यों नहीं शामिल किया तुमने इस लिस्ट में? अयाज अंकल, अब्बास हैदर और उमर जहांगीर। वो हैरत से इसे देखने लगी। मुझको भी इस कैटेगरी में रखो। उमर, मैं। उमर ने हाथ उठाकर इसकी बात काट दी। जिंदगी में जो लोग दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते वो हमेशा मुंह के बल गिरते हैं, इसलिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखो। इस बार इसकी आवाज में तलखी थी। और जो लोग सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो कैसे गिरते हैं? वो गिरते हैं मगर मुंह के बल नहीं। अब्बास ने एक सही काम लिया, इसने आपकी ब्रेन वॉशिंग कर दी है, वरना आप इस तरह के कत्ल को तो कभी सही साबित करने की कोशिश नहीं करते। वो बेख्तियार बरामी से बोली और अजीब से अंदाज में हंसा। ब्रेन वॉशिंग माय फुट, मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूं जिसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है। इस रात इन चारों के साथ जो कुछ हुआ हम दोनों ने मिलकर तय किया था। और दम बखूद इसे देखती रही। वो बड़े इत्मीनान से इसे बता रहा था, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं था। आपने मुझसे कहा था कि अब्बास इन लोगों को लाखों में बंद कर देगा, इन पर कोर्ट में केस चलेगा, इसने शिकस्ता आवाज में कहा। मैंने झूठ बोला था। वो इसका मुंह देख कर रह गई। अलीसे सिकंदर को किसी भी उम्र में बेवकूफ बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है। इसने दिल ही दिल में तराफ किया। मैं लोगों को जांचने और परखने में आज भी इतनी ही नाकाम हूं जितनी पहले थी। कोई डिग्री, कोई तजर्बा मेरी समझदारी में इजाफा नहीं कर सकता। मैं कभी भी लोगों के लफ्जों में छुपे हुए असली मफहूम तक नहीं पहुंच सकती। या शायद उमर जहांगीर वो शख्स है
جس کے لفظوں کو میں کبھی جانچنا ہی نہیں چاہوں گی۔ یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے تھے تاکہ جو حماقت تم اب کر رہی ہو وہ اسی وقت کرنا شروع کر دیتی۔ اس کی آواز میں اس بار ترشی تھی۔ کیا کرنا شروع کر دیتی؟ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو۔ اس کی آواز میں تنبیہ تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتی میں کیا کر رہی ہوں۔ آپ بتا دے۔ عباس کو فون پر کیا کہا تھا تم نے؟ وہ چلنا میں سے گھورتے رہنے کے بعد بولا۔ علیزے کو اب کوئی خوش فہمی باقی نہیں رہی۔ اس کا ایک اور اندازہ بالکل غلط ثابت ہو گیا۔ وہ جان گئی تھی وہ یہاں کس لیے آیا تھا، عباس کو بچانے کے لیے یا پھر شاید اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے عباس کو فون کیا تھا تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ کیوں کیا تھا۔ اس نے اپنی آواز میں حق المقدار قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پرابلمز پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس نے تیز آواز میں اس سے کہا۔ میں کسی کے لیے پرابلمز پیدا نہیں کر رہی، میں صرف وہ کر رہی ہوں جسے میں ٹھیک سمجھتی ہوں۔ کیا ٹھیک سمجھتی ہو تم؟ خود کو اور خاندان کو اسکینڈلائز کرنا؟ میں کسی کو اسکینڈلائز نہیں کر رہی ہوں۔ اس نے عمر کی بات کاٹی۔ اگر آپ کو اس چیز کا خوف تھا تو آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ تم بتاؤ گی مجھے؟ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے۔ اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔